हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 17th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दो से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट का आखिर में हम सभी लोगों ने तो कहते कि जैसे ही मुच्चिका के ऊपर हजारों गोलियां चलने वाली थी वैसे ही आ जाते ग्रैंड मास्टर और अपने हाथों से ही कर देते उन सभी गोलियों को ब्लॉक, जिसे देखकर उस मुच्छड़ को तो लग जाता है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक। जिसके बाद अपने ग्रैंड मास्टर किसी एक्सपर्ट की तरह बोलते हैं, अबे मुच्छड़, तुझे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बेहतर होगा यहाँ से निकल ले। लेकिन ग्रैंडफा का कमाल देखने के बाद भी वो मुच्छड़ अपने ग्रैंडफा को कोई ऐरा गैरा नत्थू वगैरह समझ लगता है। तो फिर से वो ग्रैंडफा के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं और अपने ग्रैंड मास्टर के लिए तो मानो तो किसी खेल की तरह था। वो अपनी कमाल की एजिलिटी की वजह से हर एक बुलेट को डॉच कर देते हैं और साथ ही कुछ बुलेट को अपने हाथों में पकड़ भी लेते हैं। अपने इस जलवे के बाद ग्रैंड मास्टर उस मुच्छड़ को कोई डायलॉग मार नहीं वाले थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर अपने पीछे जाती, जहाँ पर वो देखते कि गोलियों की वजह से मुच्चिका के ऊपर हो चुके थे दर्जनों छेद। जिस बात का था ग्रैंड मास्टर को बहुत ज्यादा खेद, जिसे देखकर वो मुच्छड़ भी हंसने लगता है और फिर से गोलियां चलाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रैंडपा को समझ में आ जाता है कि वो ऐसे तो उन दोनों को नहीं बचा सकते, इसलिए वो दिखाते हैं अपना अगला जलवा, जिस सबका बनने वाला था हलवा। वो अपने एक हाथ से मुच्चिका को उठाते और उसे घुमा घुमा के एक शील्ड का रूप दे देते हैं। और अब तो भाई साहब, इससे देखकर तो उस मुच्छड़ का शौक महाशौक में बदल जाता है। लेकिन उस महाशय को ज्यादा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल अपने ग्रैंड मास्टर अपने स्पेशल टेक्निक आजमाता है, जिसका नाम था अल्टीमेट फ्लेम विल। क्योंकि अगले ही पल ग्रैंड मास्टर मुच्चिका को घुमा घुमा के किसी चक्री की तरह उन सभी सैनिकों के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक ही पल में सभी हो जाता है नॉकआउट। इसमें नहीं था कोई डाउट। इसके अगले ही पल ग्रैंड मास्टर सीधा उस मुच्छड़ के पास पहुंच जाता है और उस मुच्छड़ के निचले हिस्से पर धरकेक दे देते हैं। सभी को निपटाने के बाद ग्रैंड मास्टर उस मुच्छड़ को पकड़कर दहाड़ कर पूछता है, अबे जो क्या अभी भी लड़ने का इरादा है? और वह सभी की तो किक्की बन जाती है और वो लोग कैसे हार ना मानते। ग्रैंडफा का जलवा देखने के बाद हो चुकी थी उनकी पैंट गीली, डर के मारे उस मुच्छड़ का चेहरा भी हो चुका था लाल पीली। सभी के हार मारने के बाद सेलेस्टियल साइकिल स्कूल के लोग उन सैनिकों को कैद कर लेते हैं। उन सभी को निपटाने के बाद जब ग्रैंड मास्टर चैन की सांस ले ही रहे थे, तभी वहां पर आ जाती है शैंग। अपनी प्यारी बेटी को देखकर ग्रैंड मास्टर को लग रहा था कि उनकी बेटी उनके लिए फिक्रमंद हो रही थी, इसलिए वो उसे गले लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन शैंग कर देती है पप्पा जी को पूरी तरह से इग्नोर। ऐसे ही देती है शैंग अपने पप्पा का दिल तोड़। लेकिन अपना दिल टूटने के बाद भी ग्रैंड मास्टर अपने आप को दिखाते हैं, अब अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहते हैं अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं और सेलेस्टियल साइकिल स्कूल का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। जैसे उनका शैंग मैडम भी हमें मुंडी हिला देती है, तभी फिर से हाइदू और बाइदू दोनों किसी शैतानों की तरह हंसने लगते हैं, ही 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 ही। और उन दोनों को ऐसे हंसते देख शैंग उन दोनों की तरफ घूरती है। तभी वो दोनों बताते हैं, अबे तुझे क्या लगता है इन सभी चीजों को टैंग हाउस कंट्रोल कर रहा है? इसके पीछे टैंग हाउस से भी बहुत बड़ी ताकत है। और बस इतना सुनते ही शैंग को लग जाता है एक जोर का झटका। तुरंत उसके दिमाग में बस एक ही बात खटका कि अपने भैया पर आने वाली है एक बहुत बड़ी आफत, कुछ और जानने की नहीं है कोई नजाकत। वो तुरंत वहां से जाने लगती है। तो देखकर पप्पा जी पूछते, अब तू जा कर रही है? तभी शैंग से छोटे मोटे वाक्यांश में सब कुछ समझा देती है। लेकिन ग्रैंड मास्टर कैसे अपनी बेटी को ऐसे खतरे में जाने दे सकती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास पहुंच जाते और उसके गर्दन के पीछे धरकेक दे देती, जिससे एक ही झटके में शैंग बेहोश हो जाती है। ग्रैंड मास्टर को भी अपने भैया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ कर सकते थे दुआ कि शायद अपने भैया को कुछ भी ना हुआ।
तब वो इसी सोच में थे तब भी अचानक उन्हें खांसी आने लगती है और उनके मुंह से खून निकल जाता है। लेकिन सही वक्त पर दो लोग आकर अपने ग्रैंड मास्टर को संभाल लेते हैं। ग्रैंडफा तो अब ठीक थे, लेकिन वादू सिर्फ अपने भैया की जान तो अधर पर लटकी हुई थी कि मानो अगर थोड़ी सी भी इधर से उधर हुई तो इस कहानी का दी एंड हो गई समझो। बहरहाल लियो भैया किसी तरह से अपना बात बोलते हैं, अबे मैं तुम्हारे लॉर्ड तेंगचू से बात करने आया हूँ। सुनकर पहले तो सभी जाते चौक, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए वो दे देते अपने भैया को एक शॉक। अबे तेंगचू हमारा लॉर्ड नहीं है, हमारा लॉर्ड तेंगरेंग है। और वो से सुनते ही तो अपने भैया के तोते उड़ जाते हैं और युएन भी अपने भैया को गाली देने लगता है, अबे तेरी वजह से आज मैं मरने वाला हूँ। लेकिन अपने भैया उसके बाद में जरा सा ही भाव नहीं देते और फिर से एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या मैं तेंगरेंग से एक बार मिल सकता हूँ? वो लोग आखिरकार मान जाते हैं। बहादुर सिर्फ तेंग हाउस के एक बड़े से हॉल में तेंगरेंग के हाथ में एक लाल लिक्विड था जिसे लाने वाले थे ग्रैंड ड्यूक नाम का ये धोती चोर। वो तेंगरेंग को हर एक तरह से समझाने की कोशिश करते, देखिए मैडम आपके पिल्स बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे होली वाटर को बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। आप बस 1 सिल्वर टाइल्स के बदले इसे ले सकते हैं। ये कुछ और नहीं, ये वही होली वाटर और ये वही लोग थे जिसने पो और उसके पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। और अब इनका निशाना ये तीनों एकेडमी है। बहादुर सिर्फ तेंगरेंग को भी इस धोती चोर के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो तुरंत उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन धोती चोर भी कहाँ मानने वाला था, वो तुरंत अपने साथी वाले बंदे से कहता है, अबे बहुत हुआ ट्रेलर दिखा ना, अब चल पिक्चर भी दिखा दे। और उस धोती चोर की बात सुनते वो बंदा भी खुशी खुशी उस लाल लिक्विड को पी जाता है, जहाँ पर वो पहले था एक आम इंसान, लेकिन उस लिक्विड को पीते ही एक ही झटके में वो बन जाता है एक बलवान, जिसे देख कर तेंगरेंग तो जाती है अंदर ही अंदर कांप, नहीं पा रही थी वो इस ताकत को नाप। अब धीरे धीरे तेंगरेंग उस धोती चोर के बातों में आने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उनके वफादार सिपाही लेके आते अपने भैया और यूनियन को। इस बात से तेंगरेंग को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो धोती चोर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। बहादुर सिर्फ जैसे ही तेंगरेंग को अपने लोगों से अपने भैया और यूनियन का इंट्रो मिलता है, वैसे ही तेंगरेंग का अपने भैया के ऊपर से इंट्रो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अपने भैया भी समझ जाता है कि ये बैल बुद्धि तो कुछ सुनने वाली नहीं, लेकिन फिर भी वो गुहार लगाते हुए पूछते, अबे लेकिन ये तो बता कि तू दोनों स्कूल के ऊपर ऐसे खुन्नस क्यों निकाल रही है? और बस सुनते ही तेंगरेंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, अबे साले तू वजह पूछ रहा है? तेरी वजह से मेरा भाई आज ऐसा बन चुका है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरा भाई कैसा बन चुका है। पहले मेरे भाई का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, लेकिन अब उसका लोग मजाक बनाते हैं। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब मैं तेंग हाउस को उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पता है कैसे? इतना बोलते उस धोती चोर के हाथ से लाल लिक्विड ले लेती है। अपने भैया तुरंत ही जाते उस लाल लिक्विड को पहचान, लेकिन तेंगरेंग थी इस बात से पूरी तरह से अनजान। लियो भैया उसे रोकने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उसी वक्त एक बैल बुद्धि अपने भैया के सिर पर एक चपत लगा देते हैं। अब भाई मैंने तो हमारे हीरो को लाख बार कहा था, क्या फायदा नहीं करने का कोई भलाई, अगर किया भलाई तो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पिटाई। बहादुर सिर्फ जैसे ही तेंगरेंग उस लाल लिक्विड को पीती है, वैसे ही उसके सिर में तेज दर्द उठने लगता है। उसे इतना तेज एड्रेनलिन रश पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी का ओवरफ्लो होने लगता है। जहाँ पहले थी वो मानव, वह दूसरा इस लिक्विड को पीते वो बन जाती है इंसानी रूप में एक दानव। लग रही थी तेंगरेंग इस लिक्विड से पूरी तरह से संतुष्ट। जिस बात को समझ जाता है वो दुष्ट। वो तेंगरेंग से कहती है, तो मैडम आप क्या कहती है, क्या हमारी ये डील मैं पक्की समझूं? जैसे सुनकर तेंगरेंग भी खुशी खुशी उस धोती चोर के हाथ में हाथ मिला देते, जिससे उन महाशय के हाथ पर हथौड़ा पड़ जाता है। और यही शायद उनके करने का एक छोटा सा फल था। बहादुर अपने लिए भैया तो उन बैल बुद्धियों को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में अपने भैया भी समझ जाते कि इनकी बुद्धि तो बहुत पहले घास चरने गई है। लेकिन अपने भैया ने तो सोच लिया था कि वो तेंग हाउस को पोके कबीले की तरह बर्बाद नहीं होने देगा। और आखिर में वो सभी लोग पहुंच जाते वहां पर जहां पर अपने भैया को मारकर फेंकने वाले थे। वो लोग वहां पर अपने भैया को लाने के बाद 2 लोग वहां पर रहते और 2 लोग वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते वो दोनों भी अपने भैया को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इधर जा यूनर थी अपने आप को बचाने के लिए बेकरार, वह दूसरा अपने भैया तो कर रहे थे सही वक्त का इंतजार। जैसे ही वो देखते कि बाकी दोनों सैनिक वहां से चले गए, उसी एक ही पल वो अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं और उस सैनिक के तलवार पर दे मारते हैं। वो सैनिक दूर छिटक जाता है और अपने भैया को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। उसी वक्त आता है उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा से मचाता था यूनर के दिमाग में बवाल। अब इसने इस ब्लेड को रखा कहाँ पर था? लेकिन उन दोनों को ज्यादा कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल अपने भैया हवा की रफ्तार से उनके पीछे पहुंच जाते हैं और उन दोनों के सर को धरती माँ के गोद में सुला देते हैं। आखिर अपने भैया लेवल 6 के वॉरियर थे और वो दोनों लेवल 5 के। वो दोनों अपने भैया के सामने कैसे टिक सकते थे? सब कुछ निपटाने के बाद वो यूनर को छुड़ा दिए। यूनर फिर से अपने भैया से वही सवाल पूछती है, अबे तू इसे रखता कहाँ पर है? लेकिन अपने भैया हंसते हुए बोलते हैं, अबे जब तू कुक बन जाएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। अपना जवाब ना मिलने पर यूनर थोड़ी सी गुस्सा आती, लेकिन वो इस पर ज्यादा भाव नहीं देती और अपने भैया से कहता है, तो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अपने भैया तुरंत उस बात को नकार देते हैं। बे अगर तुझे जिंदगी से मन भर गया तो बोल, मैं तुझे टपका देता हूँ। तो सुनकर अपने भैया भी कहते हैं, अरे ना दीदी ना, अब भी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मैंने शादी की है, अभी तो मस्ती करना बाकी है, सपने पूरे करना बाकी है, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। यह सुनकर यूनर मैड अपनी नाक भौंस से कोड़ते हुए बोलता है, अबे मुझे मत बना पागल, सच बता क्यों रहना चाहता है तू दुश्मन के बगल। ये सुनकर अपने भैया अपने हीरोइक अंदाज में अपना डायलॉग मारते हैं, अबे मैं इस कहानी का हीरो वाला जवाब तो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस कहानी में मजा कहाँ से आएगा। इसके बाद ली भैया होली वाटर के बारे में सब कुछ यूनर को बता देती है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तैंग हाउस को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह सुनकर यूनर भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन अगले ही वो अपने भैया के साथ जानने का सोचती है। पर उन्हें क्या पता कि ये शातिर लोमड़ी तो जानना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ उनकी कुकिंग का राज। वो नहीं आई थी अपनी हरकतों से बाज। इसके बाद अपने भैया उन दोनों सैनिकों के पास पहुंच जाते और अपने चेहरे पर एक बहुत ही डेंजर वाले हाव भाव के साथ पूछते, अब सच बता तैंग चुका है वरना। अपने भैया को अपनी बात पूरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो सैनिक भी किसी अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ उगल देता है। सब कुछ उगलने के बाद वो सैनिक अपने भैया से बड़ी इज्जत से बोलता है, बड़े भाई मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन अपने भैया भी इतने पोपटराम नहीं थे, उन्हें पता था कि अगर वो दे इन दोनों सैनिकों को छोड़ तो उनके इरादों में आ जाएगा अंधेरा घोर। वो अपने चेहरे पर एक हंसी के साथ कहते, ना बच्चे ना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मुझे तुमसे तुम्हारी कुछ जरूरी चीज चाहिए। और बस सुनते ही सैनिक तो कुछ और ही सोच लेता है और तुरंत वहां से भाग लेता है। लेकिन अपने भैया उसे भागने नहीं देते और अपने ब्लेड के पिछले से उसके सर पर धर के एक दे देते हैं। असल में तो अपने भैया को उनके कपड़े चाहिए थे, अपने भैया को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई। जिसके बाद वो दोनों बिना ज्यादा वक्त में तुरंत अपना भेष बदल लेते और पहुंच जाते काल कोठरी में। काल कोठरी के अंदर घोर अंधेरा देखकर अपने भैया के तो पैर कांप रहे थे, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों जेल के अंदर जाने ही वाले थे, वैसे ही दो गार्ड कर देते उन्हें ब्लॉक। अंदर जाने के लिए अपने भैया लगाते दर्जनों तिगड़म, लेकिन वो दोनों सैनिक भी नहीं लेते उन्हें छोड़ने का नाम। जिसके बाद अपने भैया हार मान कर यूनर के साथ बस चले जाते हैं। वो दोनों कुछ और प्लान सोचने ही वाले थे, तभी उन्हें दोनों सैनिकों की आवाज सुनाई देती है। अब ये गार्ड का काम कितना ज्यादा बोरिंग है ना। दूसरा बंदा भी बोलता है, हाँ एक बार हम लीजन और सिलेस्टर से स्कूल पर कब्जा संभाले फिर तो हम। इतना बोलते दोनों हंसने लगते हैं। उन दोनों ने किया नहीं था अपनी बात पूरी, लेकिन अपने भैया भी तो चालाक हो गई, वो समझ जाते हैं उनकी मजबूरी। वो यूनर से कहती है, अभी जल्दी तैयार हो जा, इस वक्त सही वक्त तेरा चांद दिखाने का। लेकिन ये सुनते यूनर तुरंत ही मुंह फेर लेती है, अबे तू क्यों नहीं जाता। और ऐसे ही कुछ पल बीत जाते और थोड़ी देर बाद उन दोनों लड़कों के सामने आती एक लड़की जिसके हाथ में एक बैंडेड बंधा हुआ था। ये कोई और नहीं, ये थे अपने भैया जो बन के आए थे अब मैया। आते ही वो उन दोनों लड़कों को अपने लटके झटके दिखाने लगते। बॉयज क्या तुम मेरे साथ अकेले में चलोगे? जिसे सुनकर और देखकर वो दोनों भी जाते पिघल, लेकिन अगले ही पल आ जाती है उन्हें अक्ल। लेकिन वो दोनों भी नहीं थे किसी से कम, सारा माजरा समझते वो फोड़ देते हैं आसमान में अलर्ट बम।
अब भैया को ये सभी चीजें होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन सभी चीजों को होते देख उनकी आंखें और उनका मुंह रह जाता है खुला का खुला। अब तो हो के रहेगा नया हल्ला, क्योंकि जाग गया है पूरा का पूरा टैंग मोहल्ला। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या आपने भैया टैंग को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो टैंग हाउस को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गोरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको इस तरह से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।